द उपन्यास टेलर पर एक बार फिर से कुछ नई कहानियों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त अलीशा सरकार। आज लेकर हाजिर हूँ कुछ छोटी छोटी सी कहानियाँ जो जुड़ी है हमारी ज़िंदगी से, कुछ किस्से जो जुड़े हैं हमारी यादों से। आइए शुरू करते हैं इन कहानियों को। हमारी जो पहली कहानी है उसका टाइटल है मजदूर गरीब कहाँ। रे फुलिया, हम जात है का बताई रही थी लाइबो को। दुकानें ज्यादा नोई खुली, जो बहुत जरूरी होए वही बताऊ केवल। ना दुकानें खुली ना धेला जेब में है। विशेषर अंगोछा डालकर साइकिल पर बैठते हुए चिल्लाया था। कौन सो जरूरी सामान बताए दे, का करीजा चीर के लायो। चावल तो कोटाते मिले हैं, नून ले आइयो। और का वे गोली बताई थी खून वाली, मिल पाए तो देख लियो। अपने फूले हुए पेट को फटी चादर से ढकते हुए फुलिया ने विचारशील मुद्रा में फरमाइशें गिना दी थी। गांव से शहर आकर विशेषुर और फुलिया जी रहे थे अपनी जिंदगी। वो तो भला हो सेठ जी का कि किराने की दुकान पर रख लिया तो रोजी रोटी चल रही है। आज लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी 2 महीने से, पर विशेषुर को जाना पड़ता था रोज दुकान पर, क्योंकि सेठ जी भंडारा चला रहे थे। गरीबों को जरूरत का सामान बांट रहे थे। कोई क्लब था शायद उनका, पर कोरोना तो छुआछूत से फैलता है, तो सेठ जी केवल फोटो खिंचा के बैठ जाते थे अलग। बांटने का काम विशेषुर ही देखता था। विशेषुर खुश था क्योंकि फुलिया ने समझाया था उसे, पिछले पुण्य उदय भये हैं, तुमरो हाथ लग के बट रहे हो सामान, कुछ तो दुआ मिली है तुमो। शाम को चलते समय विशेषुर ने नमक का पैकेट उठाकर रखना चाहा। सेठ जी चिल्ला पड़े, तेरी नियत ही खराब रहती है, कभी सही नहीं होती साला, इसीलिए तुम लोग मजदूर होते हो। ये सामान केवल गरीबों को बांटने के लिए रखा है, वही रख। विशेषुर के बड़े हाथ पीछे खिंच गए थे, आगे कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। खटखटाती साइकिल द्वार पर धोख लगा लगा कर विशेषुर के थके कदम फुलिया के लिए इशारा थे, और उन्हें चावल का खाकर दोनों सोने की कोशिश करने लगे। रात फुलिया को तकलीफ हुई, सरकारी अस्पताल ले गया हाफ दौड़कर साइकिल पर ही। वहां डॉक्टर ने बताया कि खून की कमी है। विशेषुर ने खांसते हुए कहा, हमारी बूंद बूंद निचोड़ ले साहब, वाई बचा ले। हाँ, तुझे खांसी कब से आ रही है, कोरोना का चेक कराया। अरे नोई साहब, चावल खाए रहे सूखे तो खांसी आवत। पर जिम्मेदारी से डॉक्टर मुंह कैसे मोड़ सकते थे। चेक कराया गया, कोरोना पॉजिटिव। किसी ने कहा कि इसकी बीवी जच्चा बच्चा वार्ड में है। आनन फानन में फुलिया को भी क्वारंटाइन किया गया, और तब तक खून की कमी से उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग करके खुद को आइसोलेट कर लिया था। जाने कैसे विशेषुर को पता चल गया था फुलिया के बारे में। भगवान जाने कोरोना या कोई सदमा। अगले दिन अखबार में एक खबर थी, शहर की हालत गंभीर, कोरोना से 2 और मरीजों ने दम तोड़ा, और सेठ जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, मजदूर गरीब का। हमारी आज की दूसरी कहानी है जिसका टाइटल है 48 घंटे की मोहब्बत का सफर। दिल्ली कश्मीरी गेट पर एक लड़का सिगरेट फूंकते हुए पिलर नंबर 6 के नीचे किसी दुकान से एनर्जी ड्रिंक ले रहा था शायद।
अचानक एक छोटे बच्चे ने जींस खींची घुटने के पास से पकड़कर। नीचे देखा तो याचना भरी आंख मिली। स्लाइस लेके दे दो। उसे स्लाइस लेके दे दी। बमुश्किल 1 मिनट बाद एक और बच्चा नमू हुआ। चल भाई, इसे भी पिला दे। उफ, गिरोह था शायद पूरा। 2 और आ गए। लड़का झुंझलाया। तब उसकी नजर पास खड़ी लड़की पे पड़ी। खूबसूरत और शफाक, एकदम शहरी। जाने क्या मजाक सूझा लड़के को। उन 2 बच्चों से बोला, इनसे ले लो तुम लोग। लड़की जो पहले से नोटिस कर रही थी शायद हंस पड़ी अचानक से। बिना कुछ कहे 2 स्लाइस पेमेंट कर दी। निगाहें मिली। इंसानियत के लिए 4 आंखें शुक्रिया बोल उठी। धर्मशाला के लिए बस लग गई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। शीट पार्टनर्स थे हम। अब तो आधे अधूरे अजनबी एक ही मंजिल के लिए उस सेमी स्लीपर कोच में। बिना बात के सफर शुरू हो चुका था। एहतियातन इमेज के लिए शायद लड़के ने शीट डिवाइडर नीचे डाल लिया। नो टच, यू नो, शरीफ पॉलिसी। कोई आधी रात के बाद बस रुकी किसी आलीशान ढाबे पे। वैसे भी उत्तर पश्चिम से ज़्यादा शानदार ढाबे हिंदुस्तान में कहाँ है। लड़के को सिगरेट पीने की तलब लगी थी शायद। कैसे निकले। लड़की घोड़े बेच के सो रही थी। एक्सक्यूज मी, आप निकलने देंगे? नीचे जाना है। ओह श्योर, यू कैन। अच्छा, एक चाय ला दोगे प्लीज? लड़की ने जाते हुए लड़के को पीछे से कहा। ये पहली बात हुई थी। चेंज इशू था। लड़का चाय अपने पेमेंट से ले आया था। बदले में स्माइल और एक हल्का सा थैंक्स मिला। फिर बस चल दी और यात्रा शुरू। लड़का सो नहीं पा रहा था। बाहर का सर्द मौसम और बस के अंदर की एसी काफी थी एक पीटर इंग्लैंड की नींद उड़ाने को। लड़की ने शायद भांप लिया था। बिना कुछ कहे अपने बैग से शॉल निकाल के रख दी। हमेशा लापरवाह होते हो तुम लोग। एक मूक धन्यवाद ज्ञापित हुआ। लड़के को नींद फिर भी न आई। लड़की सो चुकी थी। बस सुबह 6 से 7 के बीच पहुंचाती है धर्मशाला। अलग सी दुनिया, चारों तरफ तिब्बती लोग, पहाड़, झरने। मैदानी लोगों में दीवानगी होती है पहाड़ के लिए। शॉल तह करके वापस रख दी। शॉल तह करके वापस कर दी। सेम टैक्सी हायर की, सेम होटल, अलग अलग रूम। टैक्सी वाले ने रास्ते में प्लान पूछा था और स्कीम बताई। सलाह भी दी कि दोनों साथ में घूमेंगे तो सस्ता पड़ेगा। 2 दिन यही क्रम चला। राजनीति, धर्म, ज्ञान। स्टेडियम देखने गए तो क्रिकेट, ज्वाला देवी गए तो अकबर का इतिहास, दलाई लामा के भारत आने की कहानी, फिनिक्स में साथ साथ मूवी, सिगरेट, बर्फ, द्वैतवाद, सब पर चर्चा हुई। अनकारी तमाम कहानियाँ। शाम को वेज फूड सर्चिंग, जो कि एक कठिन काम था। पेस्ट्रीज की वैरायटी, मोमोज का टेस्ट। कोई ना कह सकता था कि वो दोनों कपल नहीं थे। बट दे वर नॉट कपल। पूछा नहीं किसी ने एक दूसरे का नाम भी। वापसी की रिजर्वेशन साथ में ली थी। खुश थे पर कुछ अनकहा सा था। फिर सर्दी, पर इस बार दूसरी शॉल दी।
एक ही लीड के दो शिरों से दोनों ने गाने सुने। कभी अलविदा ना कहना, हम है राही प्यार की। सुबह आँख खुली तो बस कश्मीरी गेट पर खड़ी थी। बगल की सीट खाली थी। शॉल अभी भी ओढ़े हुए मैं सो रहा था। झटपट उतर के बैग संभालते हुए नीचे आया, पर वो शायद दिल्ली में कहीं पहले ही उतर चुकी थी। नो फोन नंबर, नो अदर कॉन्टैक्ट। पता था तो केवल नाम, क्योंकि टिकट बुक कराए थे तब उसका नाम पता चला था, शिवांगी। वहाँ से निजामुद्दीन तक का सफ़र लगा कि धरती पैरों से चिपक रही हो, पर यात्रा रुकती नहीं। बहुत दिन बाद बैग की ऊपरी वाली पॉकेट से एक पर्ची मिली। जगाने का मन नहीं हुआ। जो शॉल मेरे पास है उसमें तुम्हारी खुशबू है। परेशान न होना, धुलूंगी नहीं, और मेरी ये शॉल संभाल के रखना। जब तक इतने अच्छे रहो, ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। साथ ही आज भी लड़का गुनगुनाती शरद सुबह में उस शॉल को ओढ़ा करता है। अगली कहानी है जिसका टाइटल है हाउसवाइफ। दोस्तों, हाउसवाइफ हम सबके घर में होती है। हमारी मम्मी, भाभी, बहनें। तो क्या होती है हाउसवाइफ की लाइफ? यही है आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मैं थक गई, मुझे अब नौकरी करनी है, बस। बड़ी सख्ती के साथ पत्नी ने पति से कहा। तो पति ने कहा, मगर क्यों, क्या कमी है घर में? आखिर तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? पत्नी ने शिथिल होकर कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर छुट्टी चाहिए तो दफ्तर में काम करो, घर में नहीं। बिना तनख्वाह के काम करो, सबका रोब। इतने सारे बॉस से तो अच्छा है कि मैं नौकरी करूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, छुट्टी भी मिलेगी, घर में रोब भी रहेगा, और मेरी डिग्रियाँ जो रद्दी बन गई है वो रद्दी भी नहीं बनेगी। महत्वाकांक्षी लोग रोटी बनाते नहीं, रोटी कमाते हैं। दिन भर बाई की तरह लगे रहने वाली स्वयं को बनने संवरने का समय नहीं देती तो उसको गई गुजरी समझा जाता है। बाई भी अपना रोब जमाती है, छुट्टी करती है, बेढंगे काम का पैसा लेती है, पर मैं क्या हूं? मुझे कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और अपेक्षाओं का अंत नहीं। ऊपर से नो एबिलिटी। मैं हूं ही क्या? एक मामूली हाउसवाइफ। पति ने कहा, नहीं, तुम अपने घर की बॉस हो, मगर तुम में कुछ कमी है। ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट करती हो, डांटने की जगह रूठ जाती हो, गुस्सा करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय मनाती हो। नौकरी करके रोज बन सवर कर बाहर की दुनिया में अपना वजूद बनाना, अपने लिए जीना आसान है, लेकिन अपने आप को मिटाकर अपनों को बनाए रखना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता खुद को भुलाकर सबका ध्यान रखना। तुम हाउसवाइफ नहीं, हाउस मैनेजर हो बाबा। अगर तुम घर को मैनेज ना करो तो हम बिखर जाएंगे। आदतें तुमने बिगाड़ी है हमारी। हम कहीं भी कुछ भी पटकते हैं, जूते, कपड़े, बर्तन, तुम सबको समेट लेती हो बिना किसी टोका टाकी के। ये कहकर पति ने कहा, चलो मैं सच में तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो आज मैं तुम्हारे लिए बर्तन धुल देता हूँ। और सिंक में पड़े बर्तनों को जैसे ही उसने छुआ, पत्नी नाराज हो गई। अजी हटो, अब तुम बर्तन धुलोगे? मैं आपको पति देखना चाहती हूँ, बीवी का गुलाम नहीं, और काम वाली बाई भी नहीं। पति ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, शाम को खाना मत बनाना, पिज्जा मंगा लेंगे। कीमत सुनकर पत्नी फिर से चिल्ला उठी थी, ये फालतू के खर्चे, घर का बना शुद्ध खाना खाओ। पति ने कहा, तुम चाहती क्या हो आखिर?
कभी कभी आराम हेल्प देना चाहूं तो वो भी नहीं, और शिकायत भी। पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, थकान मुझे भी हो सकती है, मन मेरा भी हो सकता है, बीमार मैं भी हो सकती हूँ, बस चाहिए तो कुछ भी नहीं। हाँ, कभी कभी झुझलाऊं, गुस्सा करूं या चिल्लाऊं तो आप भी ऐसे ही झेल लेना जैसे मैं सबको झेलती हूँ। मेरा हक सिर्फ आप पर है। इतना कहकर पत्नी मौन हो गई और पति ने एक मौन स्वीकृति से उसे सीने से लगा लिया।